हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो सामान्य विज्ञान की बुक आती है किसकी तरफ से, घटना चक्र की तरफ से, इसका जो लेटेस्ट एडिशन है 2025 का, उसको सॉल्व कर रहे हैं और इसका पार्ट 2 ये लेकर के आ रहे हैं। यानी कि इसमें अगला चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। चैप्टर है आपका जैव विकास, जो कि जीव विज्ञान का ही चैप्टर है। और इससे पहले चैप्टर में हमने आपको पढ़ा दिया था जिसमें अलग अलग जो उपशाखाएं होती हैं जीव विज्ञान की, जैसे कि आपका सेरिकल्चर हो गया, जिसमें अलग अलग चीजों का अध्ययन होता है। वो चीजें हमने पहले पार्ट में पढ़ा था। आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। और ये दूसरा लेक्चर है जीव विज्ञान का, जिसमें पहले हम नोट्स देखेंगे, ठीक है, और नोट्स के बाद हम आएंगे एमसीक्यूज पर। तो पहले मैंने हैंड रिटेन नोट्स अपने से जो तैयार किया है वो आपको पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद उसी नोट्स, देखो जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसी के नोट्स हैं। तो नोट्स अगर आप देख लेते हैं अच्छे से तो आपको एमसीक्यूज लगाने में कोई भी टेंशन नहीं होगा, बहुत ही आसानी से आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए पहले नोट्स देखते हैं, फिर उसके बाद आएंगे एमसीक्यूज पर और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। अंतिम लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और लेटेस्ट क्वेश्चन भी हमने शामिल किए हैं, जो कि 17th बीपीएससी के का टॉपिक है। और ये दूसरा चैप्टर है। अगर आप बुक आपके पास है तो ये सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने कर दिया था, सेकंड चैप्टर में पहले हम थ्योरी देखेंगे जल्दी से और उसके बाद एमसीक्यू पे चलेंगे, ठीक है। आप देखिए, जैव विकास में जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन सा जीव पृथ्वी पर कब उत्पन्न होता है, मनुष्य कब आते हैं, उनके पूर्वज कौन थे, अलग अलग जीवों के पूर्वज कौन थे, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी इसमें। और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस छोटे से चैप्टर से करीब करीब मुझे लगता है कि 20 टू 25 क्वेश्चन देखने को मिले हैं अभी तक, अलग अलग स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में या फिर यूपीएससी प्री के एग्जाम्स में भी काफी सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बीपीएससी या यूपी पीसीएस या ऐसे और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी स्टेट के जो एसएससी वाला एग्जाम होता है उसका तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार एसएससी हो गया, झारखंड एसएससी हो गया, और भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं, तो आप जरूर से वीडियो को कंप्लीट देखिए। और जब आप कंप्लीट देखेंगे, नोट्स डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से, तो बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट रिवीजन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व। कब? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ध्यान रखिएगा, अरब है यहाँ पर, ठीक है, 4.6। अब बात करते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे आधुनिक सिद्धांत कौन सा है। यानी पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति के बारे में, पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इससे संबंधित कई लोगों ने अपने अलग अलग थ्योरीज दिए। जैसे डार्विन का विकासवादी सिद्धांत आप देखेंगे आगे पढ़ने को मिलेगा, लैमार्क का, और अलग अलग लोगों के सिद्धांत हैं। लेकिन सबसे जो आधुनिक सिद्धांत है, जो अभी के टाइम पर माना जा रहा है, वो है रासायनिक संश्लेषण सिद्धांत, या इसको पदार्थवाद भी बोलते हैं, मेटेरियलिज्म थ्योरी, ठीक है। यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ए आई ओपेरिन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिए, ए आई ओपेरिन। इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। और इन्होंने यह सिद्धांत किस बुक में दिया था? इनकी एक बुक है द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो कि 1924 में प्रकाशित की गई थी, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस बुक में आप देखेंगे कि रासायनिक संश्लेषण का सिद्धांत या पदार्थवाद का सिद्धांत इस बुक में दिया गया था। और जो ए आई ओपेरिन है वो रूसी जैव रसायन शास्त्री हैं, यानी कि रूस के रहने वाले हैं, ठीक है, और जैव रसायन शास्त्री हैं। आई होप कि इतना बात आप समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या थी ये हम देखने वाले हैं, कि ठीक है सिद्धांत तो दिया इन्होंने, लेकिन सिद्धांत में प्रमुख बातें क्या रही। तो आप देखेंगे दोस्तों, प्रारंभिक जीव, देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है प्रारंभिक जीवों की जो उत्पत्ति हुई वो आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में हुई। जैसे आप देखेंगे 4.6 अरब वर्ष पूर्व हमने पढ़ा ही था, और इनका भी कहना है कि 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति होती है। लेकिन किस रूप में होती है? डायरेक्ट जीव, जैसे किसी जीव के फॉर्म में नहीं आते हैं, पहले वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के कणों के रूप में उत्पन्न होते हैं, जो परपोषी एवं अवायवीय थे, ठीक है। परपोषी थे यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले जीव जो उत्पन्न हुए वो आदि सागर में उत्पन्न हुए, और किस रूप में? न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में उत्पन्न हुए, जो परपोषी थे और अवायवीय थे। लगभग 3.8, ध्यान रखिएगा यहाँ पर अब टाइमिंग, लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व कला युक्त यानी मेम्ब्रेन बाउंड प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने,
जिनमें पहले परपोषण तथा बाद में स्वपोषण आरंभ हुआ। यानी कि सबसे पहले अगर मेम्ब्रेन वाला यानी कि कला युक्त कौन सा जीव उत्पन्न हुआ या कब उत्पन्न हुआ ये पूछा जाए तो ये 3.8 अरब वर्ष पूर्व। देखिए किसी भी जीव की अगर ओवरऑल बात की जाए तो 4 अरब वर्ष पूर्व आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले हमने पढ़ा ही था। ठीक है, 4.6 अरब वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति होती है पृथ्वी पर। लेकिन जीव की उत्पत्ति होती है न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में 4 अरब वर्ष पूर्व। अब कलायुक्त जो प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी जीव होता है, यानी ऐसा जीव जिसमें प्रोकैरियोटिक कलायुक्त कोशिका पाया जाता है, इस टाइप के जीव की उत्पत्ति होती है 3.8 अरब वर्ष पूर्व, जिनमें जो पहले परपोषित थे लेकिन बाद में धीरे धीरे उसमें स्वपोषण यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का विकास हुआ। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्वपोषी जीव आज के नील हरित शैवाल के जैसे थे। यानी आज के टाइम में जो नील हरित शैवाल हैं, यानी पहले जो स्वपोषी जीव उत्पन्न हुए थे वो आज के नील हरित शैवाल के जैसे ही थे, मिलते जुलते। लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिसमें वर्तमान या फिर जिससे वर्तमान जीव जगत के सभी जीव जीवाणु के अलावा बने। देखो जीवाणु जो है वो चूंकि प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव होता है, इसलिए जीवाणु को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। और अब बात करेंगे जैसे मनुष्य के बारे में भी, तो मनुष्यों में भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इसलिए सीधे सीधे तौर पर समझिए कि 2 वर्ष पूर्व ही यूकैरियोटिक कोशिकाओं यानी जटिल कोशिकाओं से बनने वाले जो भी जीव हैं जिनकी संरचना जटिल है, वो सभी 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर उत्पन्न हुए या फिर इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हुए, जहां तक जो अभी तक खोजा गया है उसके अनुसार। ठीक है, तो ये टाइमिंग भी याद रखिएगा, 2 अरब वर्ष पूर्व, ये भी पहली बार पहले पूछा गया है, आप देखेंगे जब एमसीक्यू करेंगे हम तो। अभी क्या है, प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अगर गैसों की मात्रा पूछी जाए कैसे कैसे थी, तो ये जरूर याद रखिए, इससे कई बार बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। जैसे ऑक्सीजन गैस बिल्कुल नगण्य था, यानी जो प्राचीन पृथ्वी थी, जब पृथ्वी का निर्माण कार्य हुआ था, निर्माण हुआ था, उस समय इस पर ऑक्सीजन गैस नहीं के बराबर थी या अनुपस्थित थी आप कह सकते हैं। मिथेन गैस यानी CH4 और अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित। तो ये आप याद रखिए कि मीथेन गैस उपस्थित थी, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था, लेकिन ऑक्सीजन नगण्य थी या नहीं के बराबर थी। जैव विकास के प्रमुख सिद्धांत जो है वो आगे चलकर किसने किसने दिया, जैसे आप देखेंगे कि लैमार्कवाद है प्रमुख सिद्धांतों में, यानी जीवों के विकास से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। एक तो लैमार्कवाद है, फिर डार्विनवाद है और फिर उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, उत्परिवर्तनवाद भी है यहाँ पर। और एक जो आपने रासायनिक संश्लेषण का सिद्धांत देखा था पहले, वो तो आधुनिक है, उससे पहले के ये तीनों हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लैमार्कवाद की बात करते हैं, यानी कि जो लैमार्क ने अपना जैव विकास का सिद्धांत दिया था उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इन्होंने जो सिद्धांत दिया था लैमार्क ने, उसको हम लैमार्कवाद या फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत के नाम से जानते हैं, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स या फिर लैमार्किज्म। ठीक है, तो लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत। अब देखिए यह सिद्धांत किसने दिया था, फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक जेबी लैमार्क यानी कि जीन बैप्टिस्टे लैमार्क ने। ठीक है, जेबी लैमार्क ने। और इन्होंने किस बुक में ये चीज लिखा था, इनकी जो बुक है उसका नाम है, आप याद रखें, बुक का नाम है फिलोसॉफिक जूलॉजिक। ठीक है, फिलोसॉफिक जूलॉजिक। इस बुक में इन्होंने अपना ये लैमार्कवाद का जो भी नियम था या फिर जो भी इसके फैक्ट्स थे वो प्रस्तुत किए। अब लैमार्कवाद के प्रमुख जानकारियां या विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले बड़े होने की प्रवृत्ति, दूसरा वातावरण का सीधा प्रभाव और तीसरा अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव, चौथा है वंशागत उपार्जित लक्षणों का की वंशागति। अब देखिए इसमें कुछ जैसे बड़े होने की प्रवृत्ति, यानी कि जो जीव होते हैं वो धीरे धीरे उनका साइज बढ़ता है, वातावरण का प्रभाव यानी जीवों के पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, सर्दी गर्मी जैसा हो उस टाइप के जीव उस वातावरण में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव, इसके बारे में इन्होंने बताया था कि जिस अंग का उपयोग हम अधिक करते हैं वो सुविकसित और सुदृढ़ होते हैं, यानी कि जिस अंग का उपयोग ज्यादा किया जाएगा वही अधिक विकसित होगा और वही सुदृढ़ होगा, और जिस अंग का उपयोग हम कम करेंगे वो धीरे धीरे निष्क्रिय या फिर विलुप्त भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं जिराफ की गर्दन का लंबा होना, जिराफ जो है वो धीरे धीरे हाइट मतलब ऊंचे पेड़ पौधों
की पत्तियों को तोड़ करके खाता है, इसलिए धीरे धीरे गर्दन की लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। इसके बाद आता है आपका चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत, जिसको हम डार्विनवाद बोलते हैं या फिर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत बोलते हैं, डार्विनिज्म या फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए यह जो सिद्धांत है वो दिया किसने था, सबसे पहले सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया था वो इंग्लैंड के प्रकृति वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था प्रस्तुत, और इन्होंने अपनी बुक में इसको प्रस्तुत किया था। बुक का नाम क्या था इनकी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये इनकी बुक का नाम था, जो 1859 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि डार्विनवाद या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था इंग्लैंड के प्रकृति वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। तो बुक के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। अब डार्विनवाद के प्रमुख सिद्धांत क्या है ये देखते हैं हम। पहला सिद्धांत है, यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी जीव जो हैं उनकी उत्पत्ति एक कोशिकीय सरल जीवों से हुई है, यानी पृथ्वी पर पहले एक कोशिकीय सरल जीव उत्पन्न हुए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनका विकास होते होते बहुकोशिकीय जीव बने या फिर जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई। अब दूसरा है इनका कि जीवों की आवश्यकताएं या इच्छाएं प्रकृति चयन का आधार नहीं बन सकती हैं, यानी जीव जो चाहता है उसके आधार पर प्रकृति उसको चयन नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि जीव चाहेगा कि जो हो उसी टाइप से चलेगा, प्राकृतिक चयन अपने आधार पर चलती है। ठीक है, यानी जो जीव प्रकृति के हिसाब से चलेगा वही जीवित रह पाएगा, जो उसके हिसाब से नहीं चलेगा वो नहीं जीवित रह पाएगा। जैसे डायनासोर की कहानी है, आगे आप देखेंगे। है क्या, इसका नाम ही है प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन। तो प्रकृति उसी को चयन करेगी जो उसके हिसाब से चले। ठीक है, यानी उसके वातावरण के हिसाब से चले। ठीक है, जो भी उसके अनुकूल नहीं रहेगा उसका जो स्पीसीज है या जाति है वो समाप्त हो सकती है, विलुप्त हो सकती है। किसी भी अंग में विकास या कमी उसमें होने वाले अनवरत परिवर्तनों या रूपांतरण से संभव होता है। आप देखेंगे कि ये चीज जो इससे पहले लैमार्कवाद था, जिसको हम उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत भी बोलते हैं, तो उनमें क्या था, लक्षण उपार्जित होते थे, यानी जिस अंग से ज्यादा काम लीजिएगा उसका विकास ज्यादा होगा, जिससे कम काम लीजिएगा उसका विकास कम होगा, या नहीं अगर काम लीजिएगा तो वो निष्क्रिय भी हो सकता है और लुप्त भी हो सकता है। यहाँ पर है वैसा बिल्कुल नहीं है, उसका उल्टा है यहाँ पर कि किसी भी अंग में विकास या फिर उसकी भी में जो ह्रास आता है वो किससे होता है, उसमें होने वाले परिवर्तनों से, उस अंग में जो परिवर्तन होते हैं उससे। ठीक है, अगला जो नियम है इनका वो है जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया जाता है, यानी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना है। दो चीज आखिरी दो इसमें याद रखिए। एक तो जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया जाता है, यानी जीव अपना अस्तित्व पृथ्वी पर बनाए रखना चाहते हैं और इसके लिए वो स्ट्रगल भी करते हैं। और योग्यतम की आजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, योग्यतम की आजीविता, ये दो याद रखना है कि ये दोनों किस नियम के हैं या किस सिद्धांत से संबंधित है। तो पहला जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना, ये डार्विन ने बताया था डार्विनवाद में, और योग्यतम की आजीविता भी इन्होंने ही बताई थी, योग्यतम की अतिजीविता। आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की, जो कि उत्परिवर्तनवाद है, जिसको हम म्यूटेशन थ्योरी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था। आप देखेंगे कि यह सिद्धांत दिया किसने था, ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो ह्यूगो डी ब्रिज एक हॉलैंड के पादप शास्त्री थे जिन्होंने यह सिद्धांत दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत या म्यूटेशन थ्योरी। और इन्होंने इस सिद्धांत के लिए प्रयोग किस पौधे पर किया था, यह भी कई बार पूछा जाता है। तो पौधे का नाम है सांधे प्रिमरोज, सांधे प्रिमरोज, जिसका वैज्ञानिक नाम है आइनोथेरा लेमार्कियाना, आइनोथेरा लेमार्कियाना या फिर सांधे प्रिमरोज। इस पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, किसने, ह्यूगो डी ब्रिज ने, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के लिए। अवधारणा क्या है इनकी, सिद्धांत की अवधारणाएं क्या है ये देखिए। इनकी सिद्धांत की अवधारणाएं हैं, सबसे पहले तो नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं अस्थायी आकस्मिक उत्परिवर्तनों से होती है। जैसे आपने पहले देखा होगा कि कई लोग, जैसे डार्विन वाद में ही आपने देखा कि पहले एक कोशिकीय सरल जीव उत्पन्न हुआ, फिर धीरे धीरे करके उसमें परिवर्तन होते होते और बाकी जीव उत्पन्न हुए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, किसी भी नई जाति का उत्पत्ति जो है वो ये कह रहे हैं कि एक ही बार में स्पष्ट रूप से एवं अस्थायी और आकस्मिक परिवर्तनों के कारण होती है, यानी आकस्मिक अचानक से कोई परिवर्तन किसी जीव में या किसी जाति में होती है तो उसके द्वारा ही नई जाति की उत्पत्ति होती है, धीरे धीरे करके ये प्रोसेस नहीं चलता है।
जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन के लक्षण दिखाई देते हैं उसको उत्परिवर्ती या म्यूटेंट कहा जाता है, उत्परिवर्ती या फिर म्यूटेंट। जैसे नियम था ना, नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में होगी, तो नई जाति की उत्पत्ति के दौरान सबसे उस नई जाति का सबसे पहला जीव जो उत्पन्न होगा या पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन के लक्षण दिखाई देंगे उसको उत्परिवर्ती या म्यूटेंट बोलेंगे। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं जो कि टॉपिक है डेनिसोवन। डेनिसोवन क्या है? ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला चीज जो याद रखना है, डेनिसोवन एक आदि मानव की प्रजाति थी। डेनिसोवन क्या है? आदि मानव की प्रजाति। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डेनिसोवन एक आदि मानव की प्रजाति थी। यूरोसिया के जंगलों में 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व ये निवास करती थी। यानी कि डेनिसोवन जो आदि मानव की प्रजाति थी वो कहाँ निवास करती थी? यूरेशिया के जंगलों में। और कब निवास करती थी अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो 1.5 से 2 लाख वर्ष पहले। इनकी पहचान किस पर कहां पर हुई ये देखते हैं। तो इनकी पहचान पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में हुई। और किस प्रकार हुई? प्राप्त अस्थि अवशेषों से इनकी पहचान की गई। यानी कि जो साइबेरिया की गुफाओं में अस्थियों के अवशेष बचे थे उनसे इनकी पहचान की गई। और पहचान हुई कब? 2010 में। तो ये पहली बार पहचान हुई, तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुआ। देखो, 1.5 से 2 लाख पूर्व ये निवास करते थे यूरेशिया के जंगल में। 2010 में इनकी पहचान पहली बार साइबेरिया की गुफाओं में जो अस्थि प्राप्त हुए थे उसकी स्टडी से किया गया। अब देखिए ये कहां कहां पर और मौजूद थे, तो पूर्व एशिया तक ये विस्तारित थे। पूर्व एशिया का मतलब कहां तक? तो अभी हम देखेंगे ये चीज। देखिए, तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबरे के विश्लेषण से यह प्रमाणित हुआ कि ये पूर्वी एशिया तक विस्तारित थे। यानी पूर्वी एशिया में भी इनके रहने के साक्ष्य मौजूद हैं। ठीक है, या प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ एक घोषणा भी की गई 1 मई 2019 को। एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक या फिर विज्ञान मैगजीन आता है जिसका नाम नेचर है, उसमें एक शोध पत्र में यह प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो यह घोषणा कब की गई कि पूर्व एशिया तक ये विस्तारित थे? ये घोषणा 1 मई 2019 को की गई, जो शोध पत्र में प्रकाशित हुआ। किस मैगजीन में? नेचर नामक मैगजीन में। ठीक है, तो डेनिसोवन के बारे में आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले तो ये एक आदि मानव की प्रजाति थी। यूरेशिया के जंगलों में 1.5 से 2 लाख पूर्व पहले निवास करती थी, वर्ष पूर्व। पहचान इनकी पहली बार 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में हुई। और ये पूर्व एशिया तक विस्तारित थे। तिब्बत की एक गुफा से इनका जीवाश्म भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यह घोषणा कब की गई कि ये पूर्व एशिया तक विस्तारित थे? 1 मई 2019 को। आगे बात करें कि तिब्बत से प्राप्त डेनिसोवन का जबरा जो था वो उत्तर मध्य प्लीस्टोसिन काल जो कि 1.6 लाख पूर्व का समय है उस टाइम का है। यानी तिब्बत से जो प्राप्त हुआ, तिब्बत की गुफा से प्राप्त हुआ ना डेनिसोवन का जबड़ा, उसके स्टडी से यह पता चला कि वह किस काल का है? उत्तर मध्य प्लीस्टोसिन काल का। और ये काल कब था? ये काल कहा जाता है 1.6 लाख वर्ष पूर्व के समय को। तो उत्तर मध्य प्लीस्टोसिन यानी कि 1.6 लाख वर्ष पूर्व। आगे आप बात करेंगे कि डेनिसोवन जो है वो होमोसेपियंस एवं निएंडरथल से अलग तीसरे प्रकार का समकालिक मानव प्रजाति थे। यानी जैसे होमोसेपियंस, निएंडरथल ये सभी मानव की अलग अलग प्रजाति थे, आदि मानव की प्रजाति आप कह सकते हो, उसी प्रकार डेनिसोवन भी एक तीसरे प्रकार का मानव जाति का प्रजाति हुआ या फिर मानव का प्रजाति हुआ। अब देखिए, जीवाश्म के आधार पर भूवैज्ञानिक कालों में बड़ा छोटा कई बार पूछा जाता है या आरोही अवरोही क्रम में सजाने को कहा जाता है। तो जो जीवाश्म होते हैं उनके आधार पर भूवैज्ञानिक काल, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, याद जरूर रखिए। जीवाश्म के आधार पर भूवैज्ञानिक काल यानी जियोलॉजिकल टाइम का अवरोही क्रम यहाँ पर दिया गया है, यानी कि घटते क्रम। तो सबसे छोटा यानी टाइम का सबसे छोटा जो हिस्सा है उसको हम काल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एज। उससे बड़ा जो होगा उसको क्या बोलेंगे? कई सारे एज को यानी कई सारे काल को हम मिलाकर बनाते हैं उसको बोलते हैं युग। कई सारे काल को क्या मिलाकर क्या बनता है? युग, जिसको हम एपक बोलते हैं। फिर कई सारे युग को मिला के कल्प बनता है, पीरियड।
और कई सारे कल्पों को मिलाकर बनता है महाकल्प यानी कि एरा, और कई सारे महाकल्पों को मिला के बनता है इयोन यानी कि महायुग। तो सबसे बड़ा जो भूवैज्ञानिक काल हुआ वो महायुग हुआ, और सबसे छोटा काल हुआ यानी कि एज। तो याद रखिए, पहले काल, फिर युग, फिर कल्प, फिर महाकल्प और महायुग। देखिए, कल्प के बाद महाकल्प और उसके बाद महायुग, ये तो याद ही रहेगा। अब बस आप काल और युग में याद रखिए कि काल और युग में कौन बड़ा होगा, तो काल छोटा समय हुआ और युग उससे बड़ा समय हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कई सारे जीवों के बारे में कई बार सवाल आता है। तो सबसे पहला है अपने पास यहाँ पर इसमें, जिसका नाम है आर्कियोप्टेरिक्स। क्या नाम है? आर्कियोप्टेरिक्स। अब आर्कियोप्टेरिक्स क्या था? यह जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है। तो ये है क्या? एक पक्षी है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई काफी अधिक होती थी। आप देखेंगे आगे एमसीक्यू में मैं तस्वीर भी दिखाऊंगा इसकी। तो जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स। इसका जीवाश्म जो है वो 15 करोड़ वर्ष पुराना जुरासिक चट्टानों से मिला है। जीवाश्म जो है इसका, वो कितना वर्ष पुराना जुरासिक चट्टानों से मिला है? 15 करोड़ वर्ष पुराना। यह पक्षियों एवं सरीसृपों के बीच की संयोजक कड़ी है। तो ये जो अब लाइन है ना, ये जरूर याद रखना है। संयोजक कड़ी बहुत बार पूछा जाता है और पूछा गया है। तो पक्षी और सरीसृप के बीच का संयोजक कड़ी है। इसका मतलब हुआ कि इसमें पक्षियों के भी कुछ लक्षण हैं और कुछ सरीसृपों के भी लक्षण मौजूद हैं। तो पक्षी और सरीसृप दोनों के बीच की कड़ी हो गया आर्कियोप्टेरिक्स। ऐसे ही अगला जीव है अपने पास युगलिना। ठीक है, अब युगलिना के बारे में अगर हम बात करें दोस्त, तो सबसे पहले तो ये एक कोशिकीय जीव है, और ये पौधों और जानवरों के बीच की संयोजक कड़ी है। तो संयोजक कड़ी वाला मैंने बोला था कि जरूर याद रखिए। तो पौधों और जानवरों के बीच की संयोजक कड़ी कौन है? युगलिना। ठीक है, और ऐसे ही पक्षियों और सरीसृपों के बीच की संयोजक कड़ी कौन था? इससे पहले जो हमने पढ़ा था आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, अब देखिए, युगलिना को पौधों और जानवरों के बीच की संयोजक कड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, यानी स्वपोषी हो गए, और जानवरों के जैसे गति कर सकते हैं। अलग पौधों को छोड़ दें तो बाकी कई सारे जीव हैं, जैसे जानवर हैं, मनुष्य हैं, ये गति कर सकते हैं। पौधे गति नहीं करते हैं। ठीक है, जो जनरली पौधे होते हैं वो गति नहीं करते हैं, अपवादों को छोड़ दें तो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि चूंकि पौधे और जानवरों दोनों के लक्षण इसमें मौजूद हैं, इसलिए हम इसको पौधों और जानवरों के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। और साथ ही साथ युगलिना में हरित लवक और क्लोरोफिल भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करता है, इसलिए इसमें हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अलावा क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में पर्णहरित हम बोलते हैं, हरे रंग का वर्णक, ये पाया जाता है युगलिना में। प्रकाश संश्लेषण करने के बावजूद भी ये विषम पोषी भी हो सकते हैं, यानी स्वपोषी तो होते ही हैं, इसके अलावा ये विषम पोषी भी हो सकते हैं। अब अगला है अपना जीव नियोपाइलिना। नियोपाइलिना क्या होता है? देखो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये भी एक संयोजक कड़ी है, किसके बीच की? एनेलिडा और मोलास्का के बीच की। तो एनेलिडा और मोलास्का दोनों जो संघ हैं, दोनों के कुछ गुण इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको एनेलिडा और मोलास्का के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। एनेलिडा का कौन सा इसमें गुण पाया जाता है? इसमें एनेलिडा की तरह ट्रोकोफोर लार्वा पाए जाते हैं, और मोलास्का की तरह इसमें सपाट पेशीय, जो पैर की तरह होते हैं, एक अंग सपाट पेशीय पैर के टाइप का एक अंग होता है, ये इसमें पाया जाता है, और ये मोलास्का के जीवों में देखने को मिलता है। इसलिए नियोपाइलिना को एनेलिडा और मोलास्का दोनों के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही है अगला प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया है। प्रोटोथीरिया किसके बीच की संयोजक कड़ी है? प्रोटोथीरिया सबसे पहले यह निम्न कोटि के स्तनियों का एक उपवर्ग है। निम्न कोटि का मैमल जीव है यह। ठीक है, और यह सरीसृप यानी रेप्टाइल और स्तनधारी यानी मैमल दोनों के बीच का संयोजक कड़ी है, कारण कि इसमें सरीसृप और मैमल दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटोथीरिया हो गया सरीसृप और स्तनधारियों के बीच का संयोजक कड़ी। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, बतख चोंची है, एकिडना है, एकिडना। ठीक है, अब पहले तो हम संयोजक कड़ियों को याद रख लेंगे कि कितने संयोजक कड़ी हैं और कौन कौन है। ठीक है, आगे डायनासोर है, फिर डायनासोर के बाद मैमथ, और फिर खत्म है। तो संयोजक कड़ी में आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहले तो हमने देखा आर्कियोप्टेरिक्स। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो था,
ये पक्षी और सरीसृप, चूंकि ये पक्षी ये उड़ भी सकता था इसलिए पक्षी जैसा था, और लंबी पूंछ सरीसृप टाइप का ये था इसलिए सरीसृप और पक्षियों के बीच का संयोजक करी हुआ। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स। अगला है युगलिना। युगलिना पौधों और जानवरों के बीच की संयोजक करी है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण और गति कर सकता है। फिर नियोपाइलिना। नियोपाइलिना जो है ये मोलास्का और एनेलिडा। नियोपाइलिना, एनेलिडा और मोलास्का दोनों के बीच की संयोजक करी है। फिर आता है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया जो है सरीसृप और स्तनधारी दोनों के बीच का संयोजक करी है। इसके बाद आता है डायनासोर्स। तो डायनासोर के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे, यानी ये रेप्टाइल थे, ये किसी के बीच की संयोजक करी नहीं थे, सरीसृप थे, यानी कि लंबी पूंछें होती थी और बाकी इनका बनावट आगे आपको देखने को मिलेगा। किस टाइम में मौजूद थे, टाइम पीरियड याद रखिए, बहुत बार ये पूछा गया है कि डायनासोर किस टाइम पीरियड में मौजूद थे। तो ये मध्यजीवी या मेसेजोइक महाकल्प यानी इरा में मौजूद थे। ठीक है, मेसेजोइक महाकल्प में मौजूद थे। मेसेजोइक को मध्यजीवी भी कहा जाता है और मध्यजीवी को 3 अलग-अलग कल्पों में भी विभाजित किया जाता है। आपको पता होगा कि महाकल्प कल्पों को मिलाकर बनता है। ठीक है, तो महाकल्प जो है मेसेजोइक महाकल्प ये 3 अलग-अलग कल्पों में विभाजित है, ट्राइसिक कल्प, जुरैसिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प। तो जुरैसिक कल्प में ये आते थे डायनासोर। ठीक है, ये आप याद रखिए, जुरैसिक कल्प या फिर आप मेसेजोइक महाकल्प कह सकते हैं। अगला है मैमथ। मैमथ क्या होते थे, देखिए मैमथ हाथियों का एक प्रजाति है। यह वर्तमान में समय में विलुप्त है, यानी कि अभी तो नहीं पाए जाते हैं लेकिन इनको हाथी का पूर्वज माना जाता है। तो ये बहुत बार सवाल देखने को मिला है कि हाथी का पूर्वज किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है मैमथ को। हाथियों की जैसा ही इनका लगभग बनावट था लेकिन शरीर पर लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में ज्यादातर पाए जाते थे, आप देखेंगे आगे क्वेश्चन में हम दिखाएंगे भी इमेज। हिम युग के दौरान ये पाए जाते थे। ठीक है, तो हिम युग के दौरान पाए जाते थे और ठंडी से बचने के लिए ही इनके शरीर पर लंबे लंबे बाल पाए जाते थे। इनका वैज्ञानिक नाम जो है मैमथ का वो है मैमुथस प्राइमिजीनियस। ठीक है, प्राइमिजीनियस, मैमुथस प्राइमिजीनियस। अब आखिरी आता है अपना क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन क्या था, क्रोमैग्नन एक प्रकार की मानव प्रजाति ही है, अभी मैं आपको समझाता हूं। तो क्रोमैग्नन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्रोमैग्नन मानव के तरह ही थे, इसी की तरह दिखते थे और इन्हें आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज माना जाता है। जैसे होमोसेपियंस के और भी पूर्वज हैं, जैसे निएंडरथल थल है, निएंडरथल, और आपने अभी पढ़ा था डेनिसेवन, डोनिसेवन और निएंडरथल तो पढ़ा ही था। इसके अलावा होमोसेपियंस के जो अंतिम सीधा पूर्वज हैं वो हैं क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन, ठीक है। इनकी शरीर की जो हाइट थी वो 180 सेंटीमीटर, लगभग 6 फीट के आसपास, कपाल गुहा 1600 सेंटीमीटर क्यूब के आकार का था। ठीक है, ये सारी चीजें हम और एमसीक्यू में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो थ्योरी इतना ही था, आई होप कि आपने पूरा थ्योरी अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आप समझ लिए हैं और अगर आपको ये पसंद आया जो थ्योरी हमने बनाया है, शॉर्ट थ्योरी है और बहुत अच्छे से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में मैंने बता दिया है। अब जब आप एमसीक्यूज लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे से और बेहतरीन तरीके से हमने आपको ये प्रोवाइड कराया है। ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स है, टाइम लगता है लिखने में, तो ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एटलीस्ट लाइक जरूर कर दें और कमेंट कर दें और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यूज पर आते हैं।